सो हेलो दोस्तों, वेलकम अगेन। लास्ट लेक्चर में हमने देखा था सर्कुलेशन के बारे में, बॉडी फ्लूइड के बारे में। हमारी बॉडी में कौन सा फ्लूइड यानी कि जो ब्लड फ्लो करता है उसके कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, उसमें क्या क्या होता है, सर्कुलेटरी पाथवे क्या होता है, इसके बारे में हमने डिटेल में देख लिया था। टाइप ऑफ सर्कुलेशन के बारे में देखा था, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम के बारे में देखा था, ब्लड प्लाज्मा कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ ब्लड ब्लड एंड प्लाज्मा। देन हमने देखा था आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में। टाइप ऑफ डब्ल्यूबीसी भी देखा था। देन हमने प्लेटलेट्स के बारे में देखा था। आज हम देखेंगे ब्लड कोएगुलेशन। व्हाट इज ब्लड कोएगुलेशन? सो इसकी क्या प्रोसेस होती है, इस सब को हम आज देखेंगे। ठीक है। सो इट इज द मैकेनिज्म ऑफ हीमोस्टेसिस। हीमोस्टेसिस का मतलब होता है प्रिवेंशन ऑफ द ब्लड लॉस थ्रू द इंजरीज। माना कि जब हमको कोई इंजरी होती है तो वहां पर कट लग जाता है जिसके थ्रू हमारा ब्लीडिंग होने लगती है। तो ब्लीडिंग एक टाइम के बाद रुक जाती है। ठीक है, तो उस रुकने की प्रोसेस को हम बोलते हैं हीमोस्टेसिस। ठीक है, उस ब्लड के रुकने की प्रोसेस को हम बोलेंगे हीमोस्टेसिस। ठीक है, अब ये पूरी प्रोसेस एक इवेंट के थ्रू होती है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इसमें प्रोसेस होती है। उसको हम नीचे देखेंगे। इसमें इसमें क्या होगा, जैसे कि प्लेटलेट्स और टिश्यूज। फॉर एग्जांपल आपको किसी टिश्यू में इंजरी हो गई है। ठीक है, यहाँ पर कोई इंजरी हुई है तो उसके बाद क्या होगा, हमारा जो टिश्यू है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन एंजाइम रिलीज करेगा। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हो जाएगा थ्रोम्बोकाइनेज में। किस में कन्वर्ट होगा? थ्रोम्बोकाइनेज में। सबसे पहले क्या हुआ, टिश्यू को इंजरी हुई, उसने थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज किया। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हो गए थ्रोम्बोकाइनेज में। अब थ्रोम्बोकाइनेज क्या काम करेगा, ये एंजाइम होता है, ये प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में। प्रोथ्रोम्बिन को किस में कन्वर्ट कर देगा? थ्रोम्बिन में, इन प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम आयन। कैल्शियम आयन क्या है? कैल्शियम आयन एक क्लॉटिंग फैक्टर है, जो मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि 12 क्लॉटिंग फैक्टर्स होते हैं हमारे ब्लड में। ठीक है, तो उसमें से फोर्थ क्लॉटिंग फैक्टर है कैल्शियम आयन। सो थ्रोम्बोकाइनेज कैल्शियम आयन के प्रेजेंस में प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर देगा। ठीक है, अब थ्रोम्बिन का काम है कि जो सॉल्युबल फाइब्रिनोजन है, जो हमारे सॉल्युबल फाइबर्स है, उनको ये फाइब्रिन यानी कि थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर में कन्वर्ट कर देगा। कौन कन्वर्ट कर रहा है? थ्रोम्बिन। सो थ्रोम्बिन कन्वर्ट द फाइब्रिनोजन इनटू फाइब्रिन। अब ये जो फाइब्रिन्स है, फाइब्रिन्स थ्रेड्स होते हैं। अब ये उस इंजरी की साइट पर जाकर के एक जाल जैसा बना लेंगे, नेटवर्क बना लेंगे और ब्लड को वहां पर रोक देंगे। तो जो वो जाल जैसा जो बनाएंगे उसको हम बोलेंगे क्लॉट और दी कोएगुलेट। ठीक है, और इस पूरी प्रोसेस को बोलेंगे हम हीमोस्टेसिस। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हो रहा है कि इंजरी हो रही है और इंजरी में जो हमारा टिश्यूज है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन रिलीज कर रहा है। अब वो थ्रोम्बोप्लास्टिन कन्वर्ट हो रहा है थ्रोम्बोकाइनेज में। अब थ्रोम्बोकाइनेज प्रोथ्रोम्बिन को थ्रोम्बिन में कन्वर्ट कर रहा है और थ्रोम्बिन फाइब्रिनोजन को फाइब्रिन में कन्वर्ट कर रहा है और फाइब्रिन बना रहा है हमारा कोएगुलम यानी कि क्लॉट। ठीक है, नाउ दी ब्लड ग्रुप। ब्लड ग्रुप यू नो वेरी वेल, आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप के बारे में। आपने सुना होगा ब्लड ग्रुप ए, बी, ओ, ए, बी, आर, एच। तो यहाँ पर सबसे पहले ब्लड ग्रुप को डिस्कवर किया था कार्ल एंड स्टीनर ने, और उन्होंने दो टाइप के ब्लड ग्रुप दिए थे, एक ए बी ब्लड ब्लड ग्रुप और एक आपका आर एच ग्रुपिंग। ठीक है, अब दोनों को अच्छे से देखते हैं। सबसे पहले है एबीओ ग्रुपिंग। एबीओ ग्रुपिंग इसलिए नाम दिया है क्योंकि यहाँ पर ब्लड ग्रुप होते हैं ए, बी, ए बी एंड ओ। चार ब्लड ग्रुप होते हैं यहाँ। ठीक है, इसको बोलते हैं हम एवीओ ग्रुपिंग। इसमें क्या होता है, एंटीजन, देखिए ब्लड ग्रुप किसके बेस पर डिसाइड होते हैं? ये बेस पर डिसाइड होते हैं जो हमारी आरबीसी होती है उसकी सरफेस पर एंटीजन प्रेजेंट होता है। अब सपोज मेरी सरफेस पर एंटीजन ए प्रेजेंट है तो मेरा मेरा ब्लड ग्रुप हो गया ए। अगर किसी की सरफेस पर किसी की दूसरे की सरफेस पर एंटीजन बी प्रेजेंट है तो उसका ब्लड ग्रुप हो गया बी। अब ये एंटीजन क्या होता है? कुछ नहीं होता, ये केमिकल्स होते हैं जो कि हमारे इम्यून सिस्टम को इंड्यूस करते हैं फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द एंटीबॉडी। ठीक है, सो एंटीजन प्रेजेंट होते हैं हमारे आरबीसी पर, और एंटीबॉडी जो बनते हैं इनके रिस्पॉन्स में वो हमारे प्लाज्मा में बनते हैं। ठीक है, तो ए एंटीजन का एंटीबॉडी होगा एंटी ए। ठीक है, एंटी ए एंटीबॉडी होगा एंटीजन ए का। एंटीजन बी का होगा एंटी बी एंटीबॉडी। ठीक है,
और एंटीबॉडीज हमारी प्रेजेंट होती है प्लाज्मा में, और एंटीजन प्रेजेंट होते हैं आरबीसी की सरफेस पर। ठीक है, यही इसमें दिया हुआ है। नाउ देखिए ब्लड ग्रुप के बारे में। अब ब्लड ग्रुप जैसे मैंने बताया आपको, 4 ब्लड ग्रुप होते हैं, ओ, बी, ए बी एंड ओ। ए, बी, ए बी एंड ओ। अब ए किसको बोलेंगे? जिसकी सरफेस पर ए एंटीजन होगा आरबीसी की, बी जिसकी सरफेस पर बी एंटीजन, और ए बी उसको बोलेंगे जिस आरबीसी की सरफेस पर दोनों एंटीजन प्रेजेंट होंगे, उसको हम बोलेंगे ए बी ब्लड ग्रुप। ठीक है। अब ओ किसको बोलेंगे? जिसकी सरफेस पर कोई एंटीजन नहीं होगा, उसको हम बोलेंगे ओ ब्लड ग्रुप। ठीक है। अब यहाँ पर एंटीबॉडी का उल्टा है। ए ए ब्लड ग्रुप वाले की एंटीबॉडी जो बनेगी, एंटी ए बनेगी। ठीक है। तो और बी वाले की बनेगी एंटी बी। और ऐसा ब्लड जिसका ब्लड ग्रुप बी है, उसमें कोई भी एंटीबॉडी प्रेजेंट नहीं होगी। ठीक है। जिसका ओ ब्लड ग्रुप है, वहां पर दोनों एंटीबॉडीज प्रेजेंट होंगी, ए एंड बी दोनों। और बी वाले के अंदर एंटी ए प्रेजेंट होगी, और ए वाले के अंदर एंटी बी प्रेजेंट होगी। ठीक है। तो यानी कि ए ब्लड ग्रुप किसको डोनेट कर सकता है? ए को कर सकता है, और ए बी को कर सकता है। ए बी को इसलिए कर सकता है क्योंकि इसके पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। बी वाला सेम, बी को ए बी को सब कर सकते हैं क्योंकि ए बी के पास कोई एंटीबॉडी नहीं है। ओ को कोई नहीं कर सकता है ओ के अलावा, क्योंकि इसके पास दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट है। तो ये क्या होगा? जब ब्लड ग्रुप मिसमैच होगा, तो वहां पर क्लम्पिंग हो जाएगा, यानी कि वहां पर ब्लड क्लॉट हो जाएगा बॉडी के अंदर, वेसल्स के अंदर, वहां पर ब्लड फ्लो फिर होगा नहीं, और पर्सन की वहां पर मौत हो जाएगी। ठीक है। सेम कैन रिसीव ब्लड फ्रॉम डोनर ग्रुप। कौन कौन रिसीव कर सकता है? सो ए किसका रिसीव कर सकता है? ए का रिसीव कर सकता है, ओ का रिसीव कर सकता है। ओ का इसलिए कर सकता है क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है। ठीक है। लेकिन ए दे नहीं सकता है ओ को, क्योंकि इसके अंदर एंटी ए और एंटी बी दोनों प्रेजेंट है। ठीक है। देखिए एंटीजन ए रिएक्ट विद एंटी ए, एंटी एंटीजन बी रिएक्ट विद एंटी बी। ठीक है। एंटीजन ए एंटी ए के साथ रिएक्ट करता है, क्योंकि जिसका ब्लड ग्रुप ए है, उसके अंदर एंटीबॉडी कौन सी प्रेजेंट है? एंटी बी। तो ये इसके साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो ए किसके साथ रिएक्ट करेगा? एंटी ए के साथ। तो अगर ए वाले ब्लड ग्रुप को बी वाला ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया जाए, तो वहां पर क्लम्पिंग हो जाएगा। ठीक है। सो इफ ब्लड विद इन interactive antigen and antibody are mixed together, it causes clumping, यानी कि agglutination of the RBC। वहां पर RBC क्या हो जाएगा? डिस्ट्रक्ट हो जाएगा वहां पर। ठीक है। क्लम्पिंग मतलब क्लॉटिंग हो जाएगा आरबीसी का, उस प्रोसेस को बोलेंगे हम एग्लूटिनेशन। ठीक है। क्या बोलेंगे? एग्लूटिनेशन। सो पर्सन विद ओ ग्रुप आर कॉल्ड यूनिवर्सल डोनर। इसको यूनिवर्सल डोनर इसलिए बोलते हैं हम क्योंकि ये सबको दे सकता है, ओ ब्लड ग्रुप सबको ब्लड दे सकता है, इसलिए यूनिवर्सल डोनर बोलते हैं। और क्यों दे सकता है? क्योंकि इसके अंदर क्या नहीं होता? इसके अंदर कोई भी एंटीजन प्रेजेंट नहीं होता है। अब सेम ए बी ब्लड ग्रुप जो है, वो सबका ब्लड ग्रुप ले सकता है, सबका ब्लड ले सकता है, क्योंकि इसके अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं होती है, और दोनों एंटीजन प्रेजेंट होते हैं। ठीक है। देखिए ए बी के अंदर कोई एंटीबॉडी नहीं है, और एंटीजन दोनों प्रेजेंट। ठीक है। इसलिए इसको हम बोलते हैं यूनिवर्सल रेसिपिएंट। ठीक है। नाउ आर एच ग्रुपिंग। अब ये आर एच ग्रुपिंग क्या है? आर एच वर्ड जो लिया गया है, वो रहीसस मंकी के नाम से लिया गया है। सबसे पहले इनको रहीसस मंकी में ही देखा गया था, मंकी का एक टाइप्स है। ठीक है। स्पीसीज है। सो रहीसस फैक्टर, इसको इसलिए हम बोलते हैं आर एच फैक्टर के नाम से जाना जाता है। इट इज ए अनदर एंटीजन फाउंड ऑन दी आरबीसी। जैसे कि एंटीजन ए एंटीजन बी भी आरबीसी की सरफेस पर मिलते थे, ऐसा ही आर एच फैक्टर भी हमें आरबीसी की सरफेस पर मिलेगा। ऐसी आरबीसी जिनकी सरफेस पर आर एच फैक्टर मिलेगा, वो आर एच पॉजिटिव पर्सन बोलेंगे उनको। जिनकी आरबीसी की सरफेस पर नहीं मिलेगा, उनको आर एच नेगेटिव बोलेंगे। ठीक है। लगभग 80% में आर एच पॉजिटिव मिलता है, जबकि 20% में आपको आर एच नेगेटिव मिलता है। ठीक है। अब एंटी आर एच एंटीबॉडी क्या है? बेसिकली जैसा कि हमने देखा था कि सपोज किसी का ब्लड ग्रुप ए है, उसके अंदर एंटी बी आपको एंटीबॉडी मिल रहा था,
बट इसमें आरएच फैक्टर में क्या होता है, जनरली एंटी आरएच एंटीबॉडी नहीं मिलती है, जनरली नहीं मिलती है। बट कभी-कभी क्या होता है कि सपोज़ कोई पर्सन है आरएच नेगेटिव, वो आरएच पॉजिटिव का ब्लड रिसीव करता है, तो उसके अंदर फिर एंटीबॉडी बन जाती है। एक बार के लिए जब फर्स्ट टाइम में रिसीव करेगा तब कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट जब सेकंड टाइम में रिसीव करेगा तो वहाँ पर इसका क्लम्पिंग हो जाएगा, एग्ग्लूटिनेशन, क्योंकि ऑलरेडी यहाँ पर एंटीबॉडी बन चुकी है। ठीक है? उस प्रोसेस को बोलेंगे एग्ग्लूटिनेशन। ठीक है? सो आरएच ग्रुप शुड बी मैच्ड बिफोर द ट्रांसफ्यूजन। ठीक है? अब एक बहुत इम्पोर्टेंट है एरिथ्रोब्लास्टोसिस फर्टाइलिस, ये आपको एग्जाम में पूछा जाता है। सो ये क्या है? बेसिकली ये आरएच इनकॉम्पेटिबिलिटी है, मतलब आरएच पॉजिटिव नेगेटिव का मिसमैच होने को हम इनकॉम्पेटिबिलिटी बोलते हैं। ठीक है? सो इसमें क्या होता है कि जो प्रेग्नेंट मदर का यहाँ पर एग्जांपल आपको दिया है, यहाँ पर क्या होगा कि जो आरएच नेगेटिव ब्लड है, जो आपकी प्रेग्नेंट मदर है उसका ब्लड होता है आरएच नेगेटिव, अब ये इसका जो फीटस है उसका होता है आरएच पॉजिटिव ब्लड। अब ये जब मदर फीटस को कंसीव करती है तो उसमें क्या होगा, प्लेसेंटा के थ्रू इन दोनों का ब्लड ब्लड प्रेगनेंसी के टाइम पर अलग होगा, बट जैसे ही डिलीवरी होगी तो कुछ अमाउंट ऑफ द प्लेसेंटल ब्लड ट्रांसफ्यूज हो जाएगा किसमें, मदर्स के ब्लड में, तो वहां पर मदर्स की बॉडी में क्या बन जाएगी, एंटी आरएच एंटीबॉडी बन जाएगी मदर्स के ब्लड में आफ्टर द डिलीवरी। फर्स्ट डिलीवरी में कुछ नहीं होगा, बट सेकंड प्रेगनेंसी जब होगी उस केस में क्या होगा, क्योंकि बॉडी के अंदर मदर की बॉडी के अंदर ऑलरेडी एंटीबॉडी बन चुकी है, तो जो फर्दर प्रेगनेंसी होगा तो उसमें जो बच्चा होगा, फीटस होगा, उसका जो ब्लड ग्रुप आरएच पॉजिटिव होगा, तो वो उससे क्या होगा कि मदर की जो एंटीबॉडी है, क्योंकि जो उसको न्यूट्रिशन तो मदर से ही मिल रहा है ना, तो उसकी जो एंटीबॉडी है वो किस में आ जाएगी, फीटस में आ जाएगी और फीटस को डैमेज करेगी, उसकी आरबीसी को डिस्ट्रक्ट करेगी। ठीक है? जिसकी वजह से उसको एनीमिया, जॉन्डिस जैसे सिम्पटम्स आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है? बट यहाँ पर वही दे रखा है, बट ड्यूरिंग द फर्स्ट डिलीवरी द मैटरनल ब्लड, यानी कि मदर्स का जो ब्लड है मे बी एक्सपोज टू स्मॉल अमाउंट ऑफ फीटल ब्लड, जो कि आरएच पॉजिटिव है। This induce the formation of the anti-RH antibody in the maternal blood. In case of और subsequent pregnancy, अगर हम further pregnancy की बात करें तो वहाँ पर RH antibody from the mother leak into the fetal blood, क्योंकि न्यूट्रिशन तो मदर से ही जा रहा है ना, तो और जो फीटल ब्लड है उसका अगेन आरएच पॉजिटिव है आपका ब्लड ग्रुप, which destroy the fetal RBC, causing the anemia and jaundice like symptoms. Okay, this condition is known as the erythroblastosis fetalis. Okay, अब इसका क्या ट्रीटमेंट होगा, इसको अवॉइड किया जा सकता है कि जब आपकी फर्स्ट प्रेगनेंसी अगर आपको पता चल जाए आपकी मदर का ब्लड और फिटस का ब्लड, तो आपको क्या करना है, फर्स्ट डिलीवरी के टाइम पर एंटी आरएच एंटीबॉडी का एक इंजेक्शन होता है, वो मदर को दे देना होता है जस्ट आफ्टर द डिलीवरी ऑफ द बेबी, फर्स्ट डिलीवरी। ओके, जिससे कि मदर की बॉडी में एंटी आरएच एंटीबॉडी ना बने। ओके, नाउ द ब्लड वेसल्स, बेसिकली ब्लड वेसल्स मतलब क्या होता है, जिनमें हमारा ब्लड फ्लो करता है। बेसिकली थ्री टाइप्स के ब्लड वेसल्स होते हैं, एक आपकी आर्टरीज होती हैं, एक आपकी वेन्स होती हैं और एक आपकी कैपिलरीज होती है। मेजर हमारी वेन्स और आर्टरीज ही होते हैं। आर्टरीज क्या होती है, जो हमारे ब्लड को, प्योर ब्लड यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती है। ठीक है, दूसरा इनमें क्या होता है, आर्टरीज में इनकी जो वॉल होती है वो थिक होती है और ये हमारे डीप टिश्यू में प्रेजेंट होती हैं और ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एक्सेप्ट वन आर्टरी विच इज नोन एज द पल्मोनरी आर्टरी, विच कैरी द ब्लड फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल टू द लंग। ओके, now what is written in this, they carry blood from the heart to the other tissues, they contain oxygenated blood, जैसा मैंने बताया कि इनमें ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है एक्सेप्ट पल्मोनरी आर्टरी लेफ्ट सॉरी राइट वेंट्रिकल से लंग्स की तरफ हार्ट ब्लड को लेके जाती है और उसमें इम्प्योर डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, जो स्मॉल ब्रांचेस है आर्टरी की उनको हम आर्टरियोल्स बोलते हैं। अब आर्टरी जो होती है तीन लेयर की बनी होती है, जिसमें कि इनर मोस्ट लेयर को बोलते हैं ट्यूनिका एंटीमा, जो कि स्क्वेमस
एंडोथेलियम, जो आपने टिश्यू वाले चैप्टर में देखा होगा टाइप ऑफ द टिश्यूज के बारे में। सो ट्यूनिका इंटीमा बनी होती है स्क्वैमस एपिथेलियम की। मिडिल ट्यूनिका मीडिया, जैसे कि नाम से ही यहाँ पर आपको याद हो जाएगा, ये ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल्स एंड इलास्टिक फाइबर्स की बनी होती है। और आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका एक्सटर्नल फाइब्रस कनेक्टिव टिश्यू की बनी होती है। ठीक है, सेम वेन्स में भी ऐसा ही होता है, पर वेन्स में थोड़ा सा डिफरेंस ये है कि जो ट्यूनिका मीडिया है वो थोड़ी सी कंपैरेटिवली थिन होती है। ठीक है, अब वेन्स में क्या, वेन्स जो है वो आपको सुपरफिशियल मिलेंगी बॉडी में। जो विजिबल हमको वेसल्स दिखती हैं वो वेन्स होती हैं। ब्लूइश कलर जो होता है उनका, ब्लूइश इसलिए होता है क्योंकि उनमें डीऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है। ठीक है, अब इनका काम है कि ये ब्लड को हार्ट की तरफ लेके जाती हैं बॉडी से, क्योंकि बॉडी से इसलिए लेके जाते हैं क्योंकि वहाँ पर ऑक्सीजनेशन के लिए ब्लड जाता है हार्ट में। ठीक है, सो दे कंटेन डी ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी वेन। सेम आर्टरी की तरह यहाँ पर पल्मोनरी वेन में ऑक्सीजनेटेड ब्लड फ्लो करता है, और ये पल्मोनरी वेन लंग से लेफ्ट एट्रियम की तरफ ब्लड को लेके जाती है। ठीक है, वेन्स की जो स्मॉल ब्रांचेस है उनको वेन्यूल्स बोलते हैं। ठीक है, इसमें भी 3 लेयर होते हैं, बट ट्यूनिका मीडिया जो मिडिल वाली लेयर है वो थोड़ी सी थिन होती है कंपैरेटिवली आर्टरीज। ठीक है, कैपिलरीज क्या होता है? बेसिकली कैपिलरीज देखिए, ये सपोज ये आपकी आर्टरी है और यहाँ पर इस साइड में ब्लड फ्लो कर रहा है। ठीक है, ऐसे इसकी कुछ ब्रांचेस होंगी जिनको हम बोलते हैं आर्टेरियोल्स, आर्टेरियोल्स बोलेंगे। सेम यहाँ पर अब वेन्स का काम है कि ये पूरा, ये सपोज टिश्यू पार्ट है ये। अब यहाँ पर इसकी ब्रांचेस, इसको वेन्यूल्स बोलेंगे हम, और ये आपकी वेन है और इधर की तरफ ब्लड जा रहा है। तो यहाँ पर इन दोनों का मिलन कौन कराएगा, यानी कि इन दोनों की और बारीकी वेसल्स निकलेंगी, जिन जो कि कन्वर्ट हो जाएंगी वेन्यूल्स में। यहाँ से निकलेंगी आर्टेरियोल्स में और यहाँ जाकर के कन्वर्ट हो जाएंगी वेन्यूल्स में, उनको बोलेंगे हम कैपिलरीज। तो कैपिलरीज क्या करती है, आर्टेरियोल्स और वेन्यूल्स को क्या करती है, यूनाइट करती है। ठीक है, so in tissues arteriole divide into thin walled and single layered vessels, they are called capillaries। कैपिलरी सिंगल लेयर होती है जबकि वेन्स और आर्टरी 3 लेयर्ड होती है। ठीक है, दे यूनाइट इनटू द वेन्यूज यहाँ पर। ठीक है, नाउ द हार्ट, व्हाट इज हार्ट? आपने सुना होगा हार्ट के बारे में बहुत ज़्यादा कि हार्ट कहाँ पर होता है, कैसा होता है, कितना साइज होता है उसका, क्या काम करता है वो। तो इसमें हम देखेंगे हार्ट्स के बारे में डिटेल में। देखिए, हार्ट जो होता है हमारा वो मेसोडर्मली ओरिजिनेटेड होता है, डेराइव्ड होता है। मेसोडर्मली का मतलब जब हमारे बॉडी का फॉर्मेशन होता है वो 3 लेयर से होता है। आपने सुना होगा एक्टोडर्म जो कि आउटर मोस्ट, मेसोडर्म जो कि मिडिल, और एंडोडर्म जो कि इनर मोस्ट लेयर होती है। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, तीनों में 3 लेयर्स होती हैं। जो हमारा मोरुला, ब्लासुला ये सब बनते हैं ना, इसमें 3 लेयर्स होते हैं। तो तीनों लेयर से बॉडी के अलग-अलग ऑर्गन्स बनते हैं। तो हमारा हार्ट बनता है मेसोडर्म से। मोस्टली वाइटल ऑर्गन्स जो होते हैं वो मेसोडर्मली ओरिजिनेट होते हैं। ठीक है, तो हार्ट का ओरिजिन जो है वो मेसोडर्म की जो सेल है, जो मिडिल लेयर है उसकी जो सेल है, उससे बन रहा है हमारा हार्ट। इसलिए इसको हार्ट को हम बोलते हैं मेसोडर्मली डेराइव्ड। ओके, हार्ट कहाँ पर लोकेटेड होता है? तो देखिए, जैसे कि ये आपका लंग है और ये आपका लेफ्ट साइड है, ये आपका राइट साइड है। अब लेफ्ट साइड में लंग्स में 2 लोब होते हैं, राइट साइड में आपको 3 लोब मिलेंगे। तो ये जो 2 लोब है यहाँ पर एक ग्रूव जैसा मिलता है, एक नोच मिलता है जिसको हम कार्डियक नोच भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। यहाँ पर एक कैविटी जैसा मिलता है जिसको मीडियास्टिनम भी बोलते हैं और कार्डियक नोच भी बोलते हैं। यहाँ पर प्रेजेंट होता है हमारा हार्ट। ठीक है, और उसको, उसकी हार्ट की कैविटी को मीडियास्टिनम बोलते हैं, याद रखते हैं। हार्ट का साइज दे रखा है क्लेंच फुट, यानी कि अगर हम मुट्ठी को बंद कर ले तो उसके साइज का हार्ट होता है, ऐसा दे रखा है। बट ये डिपेंड, वेरी कर सकता है साइज पर्सन टू पर्सन। ठीक है, ज़्यादा वेरी नहीं करता है, बहुत कम। सो इट प्रोटेक्टेड बाय द डबल लेयर पेरिकार्डियम। देखिए, सपोज ये आपका, फॉर एग्जांपल के लिए हम मान लेते हैं ये आपका हार्ट है। ठीक है, अब इसके चारों तरफ डबल लेयर एक मेम्ब्रेन होगी जिसको हम बोलेंगे क्या बोलेंगे, पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन। पेरी मतलब होता है पेरिफेरल और कार्डियम मतलब हार्ट। तो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, हार्ट के चारों तरफ की मेम्ब्रेन को बोलेंगे पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन, और ये डबल लेयर होती है और इसमें एक फ्लूइड फील्ड होता है दोनों लेयर्स के बीच में जिसको पेरिकार्डियल फ्लूइड बोलेंगे।
ठीक है? और ये जो स्पेस होता है इसको बोलते हैं पेरिकार्डियल स्पेस, ठीक है? अब इसका पेरिकार्डियल स्पेस और फ्लूइड का काम है कि ये हार्ट को सराउंडिंग स्ट्रक्चर यानी कि टिश्यूज जो वगैरह हैं उनसे इनसे इंजरी को बचाता है, फ्रिक्शन कम करता है, ठीक है? एट रिड्यूस द फ्रिक्शन बिटवीन द हार्ट वॉल्स एंड द सराउंडिंग टिश्यूज। हार्ट के 4 चैम्बर होते हैं जिसमें कि 2 एट्रियम, ये एट्रियम 2 और यहाँ पर 2 वेंट्रिकल होते हैं, ठीक है? हार्ट की मसल्स को हम बोलते हैं कार्डियक मसल्स और वेंट्रिकल की जो मसल्स होती है वो थिकर होती है क्योंकि ये ब्लड को पंप करता है, ठीक है? ये जो लेफ्ट वाला है ये आपकी बॉडी को पंप करता है और राइट वाला लंग को पंप करता है थ्रू द पल्मोनरी आर्टरी। ओके, हार्ट के बारे में जो इसका डायग्राम देखेंगे तो और अच्छे से इसको समझेंगे, ठीक है? ये कार्डियक मसल्स, कार्डियक वर्ड हमेशा हार्ट के लिए यूज होता है। कार्डियक मसल्स मतलब हार्ट की मसल्स, ठीक है? नाउ दिस इज द हार्ट। देखिए यहाँ पर ये जो दिख रहा है वेना केवा, ये सुपीरियर वेना केवा है बेसिकली और ये आपकी नीचे वाली जो दिख रही है ये आपकी इंफीरियर वेना केवा है, इंफीरियर वेना केवा, ठीक है? इंफीरियर के वेना केवा बॉडी के लोअर पोर्शन से, लोअर पार्ट से ब्लड को लाती है हार्ट तक और ये सुपीरियर वाली जो होती है वो अपर पार्ट से बॉडी की तरफ, बॉडी से हार्ट को लेके बॉडी से ब्लड को लेके आती है हार्ट की तरफ, ठीक है? वेना केवा। देन ये आपको एरोटा है, ये एरोटा जो निकलता है ये निकलता है हमारा, ये साइड हमारा लेफ्ट साइड कंसीडर करते हैं हम, इसको हम करते हैं राइट साइड कंसीडर, ठीक है? सो ये जो आपको रेड कलर का दिख रहा है, रेड कलर मतलब यहाँ पर ऑक्सीजनेटेड प्योर ब्लड होगा, ये एरोटा बोलते हैं इसको और ये निकलता है हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल से। ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है और ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है, ठीक है? ये आपका यहाँ तक, ठीक है? इसके बारे में हम देखेंगे, ठीक है? और ये जो आपको जा रहा है ये आपके पल्मोनरी आर्टरी है क्योंकि राइट वेंट्रिकल से यहाँ पर निकल रहा है। ये जो आपको दिख रहा है ना ये इसका ओपनिंग दिखाया गया है, ये यहाँ पर ओपनिंग है, इसका वॉल्व है हमें यहाँ पर ये दोनों, ठीक है? देन ये आपकी जो दिख रहा है रेड कलर की पल्मोनरी वेन, इसमें प्योर ये लंग्स से ब्लड को लेके आ रही है लेफ्ट एट्रियम की तरह, ठीक है? बाकी इसमें थोड़ा सा आगे देखेंगे। तो ये है तो राइट, सो द एट्रिया आर सेपरेटेड बाय द इंटर एट्रियल सेप्टम। जो हमारे दोनों एट्रियाज हैं ये वाला, ये और ये वाला जो यहाँ पर एक सेप्टम होता है, एक लेयर होता है, एक लाइक दीवार हम मान सकते हैं, वॉल होता है जिसको बोलते हैं इंटर एट्रियल सेप्टम। इंटर मतलब दो एट्रिया के बीच में जो सेप्टम बना हुआ है उसको इंटर एट्रियल सेप्टम। सेम यहाँ पर इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम होगा और यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम, एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में उसको बोलेंगे एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम। सो पहला ये देखते हैं इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम हो गया, देन यहाँ पर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम सेम, ठीक है? सो यहाँ पर जो एंट्रियो वेंट्रिकुलर एट्रियो वेंट्रिकुलर सेप्टम है राइट साइड में, आप डायग्राम में देख सकते हैं यहाँ पर ये आपका राइट एट्रियम है, ये आपका राइट वेंट्रिकल है। तो इनके बीच में ये आपको जो दिख रहा है यहाँ पर ये ओपनिंग है, किसकी साइड में ओपनिंग है? आर्ट्रियम टू वेंट्रिकल। यहाँ पर वॉल्व होता है जिसको हम बोलते हैं ट्राइकस्पिड वॉल्व, यानी कि 3 कस्प होते हैं। राइट साइड लेफ्ट साइड में 2 कस्प होते हैं इसलिए इसको हम बाइकस्पिड वॉल्व बोलते हैं। कस्प मतलब एक ओपनिंग होता है यहाँ पर, 3 एक कप जैसे स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है? तो ये ट्राइकस्पिड आपको राइट साइड में मिलेगा और लेफ्ट साइड में आपको मिलेगा बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है? बाइकस्पिड का दूसरा नाम है मिट्रल वॉल्व, ये आपको याद रखना है, ठीक है? वॉल्व कस्प मतलब 3 मस्कुलर फ्लैप और कस्प, समझ रहे हो ना? कस्प। सो गार्ड द ओपनिंग बिटवीन द राइट एट्रियम एंड द राइट वेंट्रिकल, जैसा कि मैंने आपको बताया। इनका स्पेसिफिसिटी क्या है कि ये फ्लो को एक ही डायरेक्शन में अलाउ करते हैं, ये बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं। मतलब अगर ये एक बार ओपन हो गए तो ब्लड सिर्फ राइट एट्रियम से राइट वेंट्रिकल में आएगा और जब राइट वेंट्रिकल भर जाएगा तो अगर ये इस साइड में प्रेशर लगा रहा है तो ये बंद हो जाएगा और ब्लड वापस राइट एट्रियम में नहीं जाएगा। सेम बाइकस्पिड वाल्व के लिए भी, ठीक है? Now, the right ventricle has an opening to pulmonary artery and left ventricle has an opening to aorta. अब ये इनको बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व। देखिए
ये जो आपका राइट वेंट्रिकल है, ये आपको जो जैसा मैंने बताया, ये आपकी है पल्मोनरी आर्टरी, और यहाँ पर 2 वॉल्व है ये, ठीक है? इनको सेमी ल्यूनार वॉल्व बोलते हैं। तो राइट वेंट्रिकल से ब्लड जब पल्मोनरी आर्टरी में जाता है, तो यहाँ पर भी वॉल्व प्रेजेंट होते हैं इसकी ओपनिंग पर, इसको सेमी ल्यूनार वॉल्व बोलते हैं। सेम लेफ्ट वेंट्रिकल से जब एरोटामिक की तरफ जाता है ब्लड, तो वहाँ पर भी क्या होते हैं, 2 वॉल्व प्रेजेंट होते हैं। 2 नहीं होते, वहाँ पर एक वॉल्व प्रेजेंट होता है जिसको हम बोलते हैं सेमी ल्यूनार वॉल्व, ठीक है? तो जो पल्मोनरी आर्टरी और एरोटा में जो वॉल्व प्रेजेंट होते हैं, उसको सेमी ल्यूनार वॉल्व बोलते हैं, और वो भी बैक फ्लो को प्रिवेंट करते हैं, ठीक है? नाउ देखते हैं व्हाट इज कंडक्टिंग सिस्टम ऑफ द हार्ट। कंडक्टिंग सिस्टम मतलब हमारा जो ब्लड कॉन्ट्रैक्ट करता है, उसमें जो नर्व का पूरा जाल बिछा हुआ है, उसको कैसे पंप करता है, कैसे क्या उसकी एक्टिविटी है, उसके बारे में देखेंगे। उसको कंडक्टिंग सिस्टम बोलते हैं, ठीक है? तो ये कंडक्टिंग सिस्टम बना होता है नोडल टिश्यूज, बंडल और दी फाइबर्स। बेसिकली हमारे हार्ट में 2 नोडल टिश्यू होते हैं। एक होता है एसए नोड, साइनो एट्रियल नोड, एक होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड, जिसको हम एवी नोड बोलते हैं। इसको हम एसए नोड बोलते हैं, और इसको हम बोलते हैं एवी एंड एवी नोड। और साइनो एट्रियल नोड जो हमारा राइट एट्रियम है, उसके राइट साइड में मिलेगा यहाँ पर, और जो एवी नोड है वो हमारा लोअर साइड में मिलेगा एट्रियम के लेफ्ट साइड में, ठीक है? ये क्या होता है, नोड मतलब यहाँ पर नर्वस टिश्यू का एक कलेक्शन होता है, ठीक है? उसको हम नोड बोलेंगे। Now the nodal tissue are specialized cardiac musculature present in the heart. They are the sinoatrial node and the atrioventricular node. साइनोएट्रियल नोड क्या होता है, राइट अपर कॉर्नर में मिलेगा राइट एट्रियम के, ये लोअर लेफ्ट कॉर्नर में मिलेगा राइट एट्रियम के, क्लोज टू द एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम, ठीक है? नाउ दी फ्रॉम द एवीएन यानी कि एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड, अब एवीएन से बंडल ऑफ फाइबर्स एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल्स पासेस करते हैं, जिसको हम बोलते हैं एट्रियोवेंट्रिकुलर बंडल, ठीक है? एवी बंडल बोलते हैं। एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम के थ्रू पास करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये जो एवी नोड है, एवी नोड से यहाँ पर एक बंडल्स निकलेंगे, ये बंडल्स जाएंगे, फिर ये यहाँ पर ये जो वेंट्रिकल है, इसकी वॉल में से थ्रू जाएंगे, और यहाँ पर ये डिवाइड होते हैं 2 में, लेफ्ट साइड में और राइट साइड में, और यहाँ पर ये इनको बोलते हैं फिर हम परकिंजे फाइबर। तो ये डिवाइड होते हैं, तो यहाँ पर इनको बोलते हैं परकिंजे फाइबर, और ये पूरे यहाँ से लेकर के यहाँ तक के बोलेंगे हम बंडल ऑफ हिस, ठीक है? बंडल ऑफ हिस बोलेंगे इसको। क्या बोलेंगे, बंडल ऑफ हिस, पर इनको बोलेंगे परकिंजे फाइबर। ईच ब्रांचेस passes through the ventricular wall of its side. In ventricular wall it break up into minute fiber which is known as the Purkinje fiber. Then these fibers along with the bundle are known as the bundle of His. ठीक है? अगर हम पूरे की बात करें ए बी नोड से नीचे तक की, तो उसको बोलेंगे हम बंडल ऑफ हिस, ठीक है? नोडल टिश्यू जनरेट, अब इनका काम क्या है, एसए नोड और एवी नोड का। एसए नोड क्या होता है, यहाँ पर एक्शन पोटेंशियल को जनरेट करता है, जिसकी वजह से हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है और रिलैक्स करता है, ठीक है? हमारे हार्ट को बेसिकली बाहर से कोई पोटेंशियल की ज़रूरत नहीं है, इसलिए हम इसको ऑटो एक्साइटेबल भी बोलते हैं, क्योंकि अपना काम खुद कर लेता है, ठीक है? सो इसलिए हम इसको ऑटो एक्साइटेबल, हमारा हार्ट ऑटो एक्साइटेबल होता है, ठीक है? तो ऐसे नोड क्या काम है कि ये इनिशिएट करता है, एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता है और मेंटेन करता है हमारे कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के हार्ट को, इसलिए हम ऐसे नोड को, साइनो एट्रियल नोड को पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है? क्या बोलते हैं, पेसमेकर ऑफ द हार्ट, पेसमेकर ऑफ द हार्ट। ये आपको ध्यान रखना है, ये शॉर्ट नोट और ये आपका एमसीक्यू क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है? Now the what is the cardiac cycle? It is the cyclic contraction and relaxation of the heart for pumping blood. It involves 3 stages. देखिए कार्डियक साइकिल का काम, कार्डियक साइकिल का मतलब है कि एक बार हमारे हार्ट में ब्लड अंदर गया डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, फिर वो एट्रियम में गया, वेंट्रिकल में गया, फिर लंग्स में गया, फिर एट्रियम में आएगा, फिर वेंट्रिकल के थ्रू वो बॉडी में चला जाएगा, और बॉडी में डीऑक्सीजनेट होगा, फिर से वो हार्ट में आएगा, तो पूरा ये साइकिल बन जाता है, इसको बोलते हैं हम कार्डियक साइकिल,
क्या बोलते हैं? कार्डियक साइकिल। ठीक है, इसमें 3 स्टेजेस होते हैं या फिर 3 स्टेप में इसको हम देखते हैं। एक बोलते हैं पहला है जॉइंट डायस्टोल, जॉइंट डायस्टोल, दूसरा एट्रियल यानी कि ऑरिकुलर सिस्टोल, और एक है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। ठीक है, तो डायस्टोल वर्ड का मतलब होता है रिलैक्सेशन, जब हमारा हार्ट रिलैक्स करता है, और सिस्टोल का मतलब है कॉन्ट्रैक्ट, जब हमारा हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करता है। ठीक है, जॉइंट डायस्टोल में क्या होगा कि हमारा जो दोनों एट्रियम और वेंट्रिकल है वो क्या करेंगे? डायस्टोल यानी कि रिलैक्स करेंगे। सो इट इज द रिलैक्स्ड स्टेट ऑफ ऑल चैम्बर ऑफ द हार्ट व्हेन द ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वाल्व ओपन। कब रिलैक्स करेंगे? जब ये हार्ट है हमारा, यहाँ पर ये ट्राइकस्प है और यहाँ पर बाइकस्प है, तो ये जब ओपन होंगे तो क्या होगा? यहाँ से ब्लड एट्रियम से कहाँ पर आएगा ब्लड? ये आएगा वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल में। और लेफ्ट साइड में क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल से सीधा आएगा, लेफ्ट एट्रियम से सीधा आएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में। ठीक है, और यहाँ पर वेंट्रिकल दोनों फिल अप हो जाएंगे। और ये कहाँ से आ रहा है? ये आ रहा है वेना केवा से। ठीक है, और यहाँ पर ये आ रहा है आपका पल्मोनरी वेन्स। ठीक है, यहाँ पर यही दिया है कि when the tricuspid and bicuspid valve open, blood from the pulmonary vein, जो कि लेफ्ट साइड की बात कर रहा है, एंड वेना केवा जो कि राइट साइड की बात कर रहा है, यहाँ से और यहाँ से पल्मोनरी वेन, ठीक है, फ्लो इनटू द लेफ्ट एंड राइट वेंट्रिकल रिस्पेक्टिवली थ्रू लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। लेफ्ट एट्रिया और राइट एट्रिया के थ्रू कहाँ पर आ रहा है? लेफ्ट वेंट्रिकल एंड राइट वेंट्रिकल में। ठीक है, सेमिल्यूनर वॉल्व आर क्लोज एट दिस स्टेज। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? ट्राइकस्पिड वॉल्व हमारे ओपन हो रहे हैं, तो इस टाइम पर जो सेमिल्यूनर वॉल्व है, सेमिल्यूनर वॉल्व कहाँ पर प्रेजेंट होंगे? एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में, तो वो उस टाइम पर क्लोज होंगे। ठीक है, एट्रियल सिस्टोल क्या है? एट्रियल सिस्टोल का मतलब है इस टाइम पर जो हमारा एट्रियम है वो क्या काम करेगा? वो कॉन्टेक्ट करेगा। अब की बार हमारा एट्रियम कॉन्टेक्ट करेगा। देखिए, ये आपका हार्ट हो गया, यहाँ पर 4 डिवीजन हो गया। ठीक है, ये आपका एट्रियम है दोनों, ये आपका वेंट्रिकल। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर हमारा साइनो एट्रियल नोड प्रेजेंट है, और यहाँ हमारा एवी एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड प्रेजेंट है। अब अब एसएन एक्शन पोटेंशियल जनरेट करेगा कहाँ की तरफ? ये करेगा एट्रियो एवी नोड की तरफ। ठीक है, अब एक्शन पोटेंशियल इसने जनरेट किया, और जिसकी वजह से क्या होगा? ये कॉन्टेक्ट करेगा हमारा। SA node generate an action potential as a result both atria contact. It is called atrial systole. एक्शन पोटेंशियल जनरेट किया SA नोड ने। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या हुआ? हमारा दोनों एट्रियम ने कॉन्ट्रैक्ट की, जिसको बोलेंगे हम एट्रियल सिस्टोल। इसकी वजह से क्या होगा? जब ये कॉन्ट्रैक्ट होंगे एट्रियम, तो इनका ब्लड कहाँ पर चला जाएगा? वेंट्रिकल में चला जाएगा, वेंट्रिकल में चला जाएगा। और ये कब होगा? जब ये हमारा ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे। ठीक है, इस टाइम पर हमारे ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड दोनों वॉल्व ओपन होंगे जब हमारा एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेगा। ठीक है, इस केस में क्या होगा कि एट्रियम में तो ब्लड नहीं हुआ क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, बट वेंट्रिकल हमारे फुल हो जाएंगे ब्लड से। ठीक है, नाउ वेंट्रिकुलर सिस्टोल। अब तीसरा है वेंट्रिकुलर सिस्टोल। वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या होगा? अब हमारा जो वेंट्रिकल है वो आपका वो कांटेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल ये मान लो फिर से ये आपका हार्ट हो गया। ठीक है, ये देखा हमने, सेम यहाँ पर ये हमारा मान लो हार्ट होगा, ये एट्रियम है दोनों, ये आपकी वेंट्रिकल है। ठीक है, so the action potential is conducted to the ventricular by AV node and AV bundle। अब यहाँ से जो एक्शन पोटेंशियल आया था SA नोड से, ये AV नोड के थ्रू कहाँ पर चला जाएगा? बंडल ऑफ हेस में चला जाएगा, यानी कि पूरा जो वेंट्रिकुलर वॉल है उसके कर्वेचर में चला जाएगा, यहाँ पर पूरा ये चला जाएगा, जिसकी वजह से ये वेंट्रिकल्स जो है वो दोनों कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। अब जब राइट साइड का वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करेगा, तो यहाँ से क्या जाता है? यहाँ से पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ब्लड जाता है लंग्स में, तो यहाँ पर सेमिल्यूनर वॉल्व है वो ओपन हो जाएंगे और ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज हो जाएंगे। सेम लेफ्ट साइड के लिए भी, लेफ्ट साइड में ब्लड कहाँ जाएगा जब कॉन्ट्रैक्ट करेगा? तो ये जाएगा एरोटा में। कहाँ जाएगा? एरोटा में। एरोटा से जाएगा बॉडी पार्ट्स में, और यहाँ पर जो बाइकस्पिड वॉल्व है वो क्लोज हो जाएंगे, और यहाँ पर सेमिल्यूनर वॉल्व जो एरोटा के वॉल्व है वो आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक है, सो इस कंडीशन को हम बोलेंगे ventricular systole। So during this, the
एट्रिया अंडरगो डायस्टोल। अब इस केस में जो वेंट्रिकल है वो हमारा सिस्टोल कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है और एट्रियम जो है वो डायस्टोल यानी कि रिलैक्स हो रहा है। जब ये रिलैक्स होगा तो इनसे ब्लड वेना केवा के थ्रू राइट साइड में और लेफ्ट साइड में पल्मोनरी वेन के थ्रू इसमें ब्लड कलेक्ट हो जाएगा, भर जाएगा। ठीक है, सो वेंट्रिकुलर सिस्टोल इंक्रीज द वेंट्रिकुलर प्रेशर कॉजिंग। अब ये जब सिस्टोल बढ़ेगा तो प्रेशर लगाएगा पूरा वॉल पर, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो करेगा एरोटा और पल्मोनरी आर्टरी में। सो क्लोजर ऑफ ट्राइकस्पिड, जैसा मैंने बताया कि इस केस में ट्राइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे और बाइकस्पिड दोनों, और सेमिलुनर वॉल्व ओपन होंगे। ठीक है, सो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द पल्मोनरी आर्टरी फ्रॉम राइट वेंट्रिकल एंड ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंटर द एरोटा फ्रॉम द लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, नाउ द वेंट्रिकल्स नाउ रिलैक्स्ड। अब क्या हो गया, एक बार एट्रिया भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब वेंट्रिकल भी कॉन्ट्रैक्ट हो गया, अब वेंट्रिकल्स रिलैक्स होंगे। सो उसको बोलेंगे वेंट्रिकुलर डायस्टोल एंड वेंट्रिकुलर प्रेशर फॉल कॉजिंग। अब जब वेंट्रिकुलर्स डायस्टोल करेंगे यानी कि उनका प्रेशर कम होगा तो क्या होगा, उनके बॉडी के अंदर, वेंट्रिकल की बॉडी के अंदर स्पेस बढ़ गया तो वहां पर अब ब्लड आएगा कहाँ से, एट्रियम से। सो द क्लोजर ऑफ द सेमिल्यूनर वॉल। अब जब प्रेशर कम हो गया तो उस केस में सेमिल्यूनर वॉल्व बंद हो जाएंगे और ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हो जाएंगे। ट्राइकस्पिड एंड बाइकस्पिड वॉल्व विल बी ओपन इन प्रेजेंस बाय द प्रेशर इन द एट्रियम। क्योंकि जब एट्रियम का रिलैक्सेशन होगा तो वेंट्रिकल का कॉन्ट्रैक्शन होगा, वेंट्रिकल का रिलैक्सेशन होगा तो एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन होगा। ठीक है, ये अल्टरनेट में होगा। सो वेंट्रिकल्स एंड द एट्रिया अगेन अंडरगो जॉइंट डायस्टोल एंड द अबव प्रोसेस आर रिपीट। और सेम ये प्रोसेस बार 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 चलती रहेगी और एक पूरे साइकिल को हम बोलते हैं कार्डियक साइकिल, और ये लगभग 0.8 सेकंड में कंप्लीट करता है, जिसमें कि कॉन्ट्रैक्शन जो वेंट्रिकल का वो अप्रोक्सीमेटली 5 सेकंड 0.5 सेकंड लेता है और 0.3 सेकंड लेता है एट्रियम का कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तब जाकर के दोनों के कॉन्ट्रैक्शन को मिला करके बनता है 0.8 सेकंड। ठीक है, एक हार्ट बीट में, एक हार्ट बीट जो होती है उसमें पूरा एक कार्डियक साइकिल को ही हमें एक हार्ट बीट बोलते हैं। यानी कि उसमें एक बार एट्रियम कांटेक्ट करेगा और एक बार वेंट्रिकल कांटेक्ट करेगा, तब जाकर के एक हार्ट बीट बनेगी जिसको हम बोलेंगे कार्डियक साइकिल। ठीक है, सो नॉर्मल हार्ट बीट 70 टू 70 टाइम्स पर मिनट और एवरेज हम इसको 72 कंसीडर। ठीक है, सो व्हाट इज स्ट्रोक वॉल्यूम। स्ट्रोक वॉल्यूम क्या होता है कि हम एक कार्डियक साइकिल में कितना हार्ट को बाहर मतलब पंप कर रहे हैं उसको स्ट्रोक वॉल्यूम बोलेंगे, और इसका वैल्यू होता है 70 ml के आसपास। इट इज द वॉल्यूम ऑफ द ब्लड पंप आउट बाय ईच वेंट्रिकल ड्यूरिंग कार्डियक साइकिल नोन एज द स्ट्रोक वॉल्यूम। कार्डियक आउटपुट है कि कितना हम एक मिनट में आउटपुट दे रहे हैं। ठीक है, मतलब एक मिनट में कितना हमारा जो हार्ट है वो ब्लड को पंप कर रहा है या फिर बॉडी को पहुंचा रहा है, उसको कार्डियक आउटपुट बोलेंगे। इट इज द वॉल्यूम ऑफ ब्लड पंप्ड आउट बाय ईच वेंट्रिकल पर मिनट। सो स्ट्रोक वॉल्यूम पर कार्डियक साइकिल होता है, जबकि कार्डियक वॉल्यूम पर मिनट होता है। सो स्ट्रोक वॉल्यूम अगर हम हार्ट रेट को मल्टीप्लाई कर दे तो हमारा मिल जाता है हमको कार्डियक आउटपुट, और ये अप्रोक्सीमेटली 5 लीटर यानी कि 500 ml होता है। ठीक है, जबकि जो एक्सरसाइज करते हैं जो कि एथलीट्स होते हैं इनमें ज़्यादा होता है ये। ठीक है, सो हार्ट साउंड क्या है, बेसिकली जब हमारे जो ट्राइकस्पिड वॉल्व हैं वो क्लोज करते हैं, टू साउंड मिलती है हमको हार्ट साउंड में, एक लब और एक डब। एक लब होती है, एक डब होती है। सो द फर्स्ट साउंड यानी कि लब ड्यू टू द क्लोजर ऑफ द ट्राइकस्पिड एंड द बाइकस्पिड वॉल्व, क्योंकि एक साथ होते हैं दोनों क्लोज और एक साथ ओपन होते हैं। तो जब ट्राइकस्पिड और बाइकस्पिड वॉल्व क्लोज होंगे तो वहां पर हमको लब साउंड मिलेगा, और जब हमारे सेमिल्यूनर वॉल्व क्लोज होंगे तो वहां पर आपको डब साउंड मिलेगा, इसलिए इसको लब डब बोलते हैं। तो वन हार्ट बीट में दो साउंड मिलते हैं, एक मिलेगा लब और एक मिलेगा आपको डब। ठीक है, नाउ द ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके।